हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो सीटेट की जो परीक्षा है वो 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित कराई जा रही है और यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद बोर्ड की तरफ से एक नई परीक्षा तिथि घोषणा की जा चुकी है और यूपी टेट की जो नई परीक्षा तिथि इन्होंने बताई है कि 23 जनवरी 2022 को निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम में शामिल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लाखों जो बच्चे हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम आज देखेंगे फ्रेंड्स 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी आप इससे कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? इनके ऑप्शन हैं व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल करना। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर आप में से जिसको भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका उत्तर सेकंड, यानी कि इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी कि क्रिएटिविटी की प्रमुख पहचान का लक्षण क्या हो सकता है? इनके ऑप्शन है अति सक्रियता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, फिर आसक्तता, फिर फोर्थ है आपका अवसारी चिंतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर आएगा आपका 4, यानी कि अवसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? इनके ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, तीसरा विषय वस्तु को याद करना, फिर फोर्थ है आपका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर उत्तर है फोर्थ, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि अध्यापन अधिगम की सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या हो सकते हैं कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, इनका ऑप्शन देखते हैं, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सेकंड है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, थर्ड है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फोर्थ है विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा उत्तर फोर्थ, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए, यानी कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फिफ्थ है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इनके ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, सेकंड है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, थर्ड है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, और फोर्थ है समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा आपका उत्तर थर्ड, यानी कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? लगातार अभ्यास करना चाहिए और जो भी हमें कार्य है उस पर जोर देकर उसको कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छठवां।
शर्मिंदगी यानी कि शर्मिंदगी क्या है? इनके ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। सेकंड है के भाव के अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। थर्ड है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और फोर्थ है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर 4 यानी कि का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि शर्मिंदगी जो है वो क्या है? नकारात्मक प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है 7th, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना। इनके ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सेकंड है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर है। थर्ड है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। फोर्थ है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तर फर्स्ट, यानी कि जो बच्चे हैं सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से बच्चे क्या करेंगे? पूर्ण रूप से एक्टिव रहते हैं और उसमें सक्रिय भूमिका को वो निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? इनके ऑप्शन है पहला है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड है असफलता अनियंत्रित है। थर्ड है योग्यता सुधार्य है। और फोर्थ है योग्यता अटल है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका रहेगा थर्ड, यानी कि योग्यता कैसी है? सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। सेकंड विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। थर्ड सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। या फोर्थ वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? उत्तर तीसरा, यानी कि सूचना जो है वो अलग अलग टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत की जाए। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब क्या किया जाए कि सूचना जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है 10th, 11 अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? इनके ऑप्शन देखते हैं। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। सेकंड कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। थर्ड है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। फोर्थ है निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर 1, यानी कि संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के विकास की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? इनके ऑप्शन देखते हैं। ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तीसरा केवल आनुवांशिकता पर। और चौथा है केवल पर्यावरण पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है फ्रेंड्स क्या होगा? आंसर नंबर 2, यानी कि बच्चों के विकास की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इनके ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान कराना। सेकंड है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान कराना। तीसरा है विद्यार्थियों को नामांकित कराना। और चौथा है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा पहला, यानी कि मूल्यांकन पद्धति का जो लक्ष्य है वो क्या है? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान कराना। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इनके ऑप्शन देखते हैं पहले हम। इसका पहला है उत्तर प्रथागत। सेकंड है प्रथा पूर्व। थर्ड है अमूर्त संक्रियात्मक। और फोर्थ है प्रथागत। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तर 4, यानी कि प्रथागत। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं
नैतिक विकास के ये प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि पहला, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है, और फोर्थ है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पहला होगा, यानी कि उत्तर फर्स्ट। बुद्धि, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो क्या है, विभिन्न दशाओं को ये जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? इनके ऑप्शन है, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, सेकंड है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तीसरा है अमूर्त सोच का विकास, और चौथा है विचार सोच में केंद्रीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उत्तर फोर्थ, यानी कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है, विचार सोच में यानी कि विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। इनके ऑप्शन है, पहला अभिप्रेरणा, सेकंड है सांस्कृतिक उपकरण, तीसरा है संतुलीकरण, और चौथा है गुणारोपण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उत्तर सेकंड। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। इसका आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरणों पर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है? इनके ऑप्शन है, विकास का समीप क्षेत्र, सेकंड है मनोवैज्ञानिक उपकरण, थर्ड है स्कीमा मनोबंधन, और फोर्थ है उद्दीपक अनुबंध संबंध। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा, स्कीमा मनोबंधन। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है? स्कीमा मनोबंधन के रूप में इसे वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 18, एक समावेशी कक्षा पर जोर होना चाहिए। पहला है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, सेकंड है हर बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, थर्ड है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, और फोर्थ है अविभेदी समरूपी निर्देश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी कि एक समावेशी कक्षा पर जोर होना चाहिए, हर बच्चों में सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शताब्दी का प्रयोग उपयुक्त है? इनके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है जिस छात्र यानी कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, सेकंड है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, थर्ड है मंदित छात्र, और फोर्थ है विकलांग छात्र। इनका आंसर क्या रहेगा? उत्तर पहला, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शताब्दी का प्रयोग उपयुक्त है? तो जिस छात्र का क्या हो, शारीरिक दिव्यांग हो, वो शारीरिक रूप से क्या हो, विकलांग हो। अगला है 20, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला है मूर्त अमूर्त संवेदिक, सेकंड है अमूर्त मूर्त संवेदिक, थर्ड है संवेदित मूर्त अमूर्त, और फोर्थ है मूर्त संवेदित मूर्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका थर्ड, यानी कि जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में जो विकास का जो सीक्वेंस होता है वो होता है पहले संवेदन, फिर होगा आपका मूर्त, फिर आएगा आपका अमूर्त। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इनके ऑप्शन है, पहला है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, सेकंड है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण,
फोर्थ है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या आपका नेक्स्ट है लास्ट अध्यापन के पक्ष पर असफलता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। और मॉर्निंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर हमारी जो यूज़र है उन्होंने बताया है। तो देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन था हमारा। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट को कहां पर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताया है हमारे यूज़र दिवेश एंड सुभाष ने बताया है। मैंने इनके ऑप्शन बताए थे आप लोगों को कि दिल्ली है, गुरुग्राम है, नोएडा है या पटना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका नोएडा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।